कक्षा 8वीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अध्याय 5 धातुएं और अधातुएं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो धातुएं और अधातुओं को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि तत्व क्या होता है और कितने तत्व होते हैं। तो आप जानते हैं कि 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। ऐसे हम लोग 5 तत्व जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग देखें लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन इत्यादि ऐसे तत्व के नाम हैं जिनके क्या होते हैं, गुण तो समान होते हैं, है ना, लेकिन उनके क्रियाकलाप तत्वों के गुणों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो उन तत्वों के गुण क्रियाकलाप 1 में हम लोग देखेंगे। देख सकते हैं कि इसमें हम लोग आवश्यक सामग्री के रूप में हम लोग क्या लिए हैं, पेंसिल, लेड, जिसको बोलते हैं पेंसिल लेड ग्रेफाइट। जो पेंसिल का जो निब होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेफाइट। तांबे का तार, लोहे का टुकड़ा, कोयला, गंधक और रेगमॉल पेपर, हथौड़ी, ये क्या है, आवश्यक सामग्री के रूप में लेते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ग्रेफाइट, जो पेंसिल का नीब होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। तांबे के तार, लोहे के टुकड़े, कोयला और गंधक को रेगमॉल पेपर से, रेगमॉल जो पेपर रहता है ना, उससे हम लोग क्या करेंगे, रगड़ कर देखते हैं और इनको हथौड़ी से पीट कर देखते हैं। तो पीटने में क्या परिवर्तन हुआ इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जब रेगमॉल पेपर से हम लोग रगड़ते हैं, तांबे के तार और लोहे के टुकड़े में चमक दिखाई देती है ना। रेगमॉल पेपर से आप लोग जो है लोहे को भी घिसोगे, है ना, तो क्या दिखाई देगा, एक चमक उसमें दिखाई देता है और तांबे में भी चमक आ जाती है। अर्थात हम लोग क्या पाए, धातु चमकदार होती है। हथौड़ी से पीटने पर ये क्या होती है, फैलकर चादर बन जाती है और यह गुण आघातवर्धक कहलाता है ना। और पीटने पर ग्रेफाइट, कोयला और गंधक का टुकड़ों में टूट जाना भंगुरता कहलाती है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जब हथौड़ी में हम लोग किसको पीटते हैं, यदि तांबे को, लोहे को, तो वो क्या हो जाती हैं, चादर के समान फैल जाती हैं। तो यह जो है आघातवर्धक कहलाता है। आघातवर्धकता कहलाती है, जिसमें हमको क्या होती है, उससे चोट वोट लगने का जो है डर रहती है। यदि हम देखें पीटने पर जो ग्रेफाइट या कोयला, गंधक क्या हो जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं, है ना। तो टूट जाते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भंगुरता। क्रियाकलाप 2 समझते हैं। इसमें आवश्यक सामग्री लिया है तांबे के तार, पेंसिल, लेड, ग्रेफाइट, मोमबत्ती, माचिस। तो क्रियाकलाप 2 में देखते हैं कि तांबे के तार पर पेंसिल लेड के एक सिरे को अलग अलग मोमबत्ती की लौह पर गर्म की जाए तो कुछ समय बाद उसके दूसरे सिरे को छू कर देखिए, क्या तांबे के तार और पेंसिल का लेड दूसरा सिरा गर्म हुआ। तांबे के तार के दूसरे हिस्से का गर्म होना यह प्रदर्शित करता है कि उसमें से ऊष्मा प्रवाहित होती है। अर्थात तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है किंतु ग्रेफाइट ऊष्मा का सामान्य चालक होता है। क्रियाकलाप 3 में देखिए कि आवश्यक सामग्री दिख रहा है। यहाँ पर क्या ले रहे हैं, आवश्यक सामग्री के रूप में लोहे का तार ले रहे हैं और गंधक, विद्युत तार, बल्ब, एक शुष्क सेल, ग्रेफाइट, कांच और स्लाइड मोमबत्ती, माचिस ले रहे हैं। आप चित्र की सहायता से देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तार लिए हैं और एक बल्ब लिए हैं और सेल लेकर इस चित्र को 5.1 में देख सकते हैं आप लोग। तार, बल्ब, सेल को क्या किया गया है, एक परिपथ में जोड़ा गया है ना। तो परिपथ के 2 तार खुले रखे हैं। यहाँ पर परिपथ में 2 तार जो है खुले रखे हैं। दोनों खुले तारों को चित्रानुसार लोहे के तार से क्या करेंगे, जोड़ेंगे।
ये दिखाई दे रहा है आपको ग्रेफाइट की छड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शुष्क सेल, 2 सेल यहाँ पे लगाया गया है, एक बल्ब लगाया गया है। और देखते हैं कि इस प्रयोग में क्या होता है। देखिए कि इस प्रयोग में जब प्रयोग करते हैं तो लोहे के तार के स्थान पर ग्रेफाइट लगाकर कीजिए। तो हम लोग जहाँ पर लोहे के तार है वहाँ पर क्या करते हैं, ग्रेफाइट लगाते हैं और जो है बल्ब अभी भी जलता है। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है ग्रेफाइट की छड़ लिए हैं और उस ग्रेफाइट की छड़ में जो है लोहे के तार के स्थान पर हम क्या किए हैं, ग्रेफाइट लगा दीजिए। हम लगा दिए हैं तो बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। अब जो है गंधक चूर्ण को कांच की स्लाइड पर रखकर मोमबत्ती की लौ से पिघलाएं और ठंडा करें। आपको गंधक की परत प्राप्त होगी। परिपथ के खुले तार के बीच रखकर प्रयोग को दोहराएंगे तो क्या बल्ब जलता है क्या? आप सेकंड चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में बल्ब क्या जली, क्या नहीं जली। तो लोहे के तार और ग्रेफाइट की परिपथ में जोड़ने से बल्ब का जलना प्रदर्शित किया जाता है और वे विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इसलिए क्या हुई, बल्ब जल गई। जबकि गंधक, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ ऊपर देख सकते हैं गंधक चूर्ण मिलाए हैं और यहाँ पर ग्रेफाइट का छड़ लिए हैं, इसलिए ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। लेकिन हम लोग जब गंधक चूर्ण सेकंड वाला जो पिक्चर है उसमें देखेंगे तो इसमें विद्युत का कुचालक हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग क्या मिलाए हैं, ग्रेफाइट की परिपथ से जोड़े हैं बल्ब को, इसलिए बल्ब नहीं जलती है। अब देखते हैं कुछ तत्वों के नाम यहाँ पे दिया गया है, लोहा, तांबा, कोयला, ग्रेफाइट, गंधक, है ना। तो लोहा का जो चमक है वो आघात वर्धेयता दर्शाता है, भंगुरता दर्शाते हैं और जो है उष्मा का चालकता, विद्युत की चालकता को दर्शाते हैं। तो इसको हम लोग को देखना है। हम देख सकते हैं कि लोहा और तांबा चमकदार और आघात वर्धीय उष्मा तथा विद्युत के क्या हैं, सुचालक हैं। जबकि कोयला को देखें, कोयला गंधक और भंगुर, उष्मा और विद्युत के क्या हैं, कुचालक हैं। अर्थात हम तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। लोहा और तांबा जैसे तत्वों को धातु कहते हैं। प्रकृति में अधिकांश तत्व जो है धातु होती है, लेकिन धातुओं के अन्य उदाहरण होते हैं जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, टीन, लेड, जिंक। ये क्या है, धातु के कुछ उदाहरण हैं। इसके विपरीत कार्बन और गंधक जैसे तत्व को धातु कहते हैं। प्रकृति में इनकी संख्या बहुत कम होती है। अधातुओं के उदाहरण देखें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हीलियम, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये क्या है, अधातु के उदाहरण मिलते हैं। ग्रेफाइट की अधातु है, किंतु ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, किंतु उसमें विद्युत चालकता पाई जाती है। क्या सभी धातुएं और अधातुएं ठोस होती है क्या? इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या आप किसी ऐसी धातु के बारे में जानते हैं जो सामान्यता पर ठोस अवस्था के अतिरिक्त किसी और अवस्था में पाई जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में तो पाई जाती है, लेकिन कोई भी धातु गैसीय अवस्था में नहीं पाई जाती। अधातुएं प्रायः क्या होती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। 5 अधातुएं ठोस अवस्था में जैसे कार्बन, फास्फोरस, गंधक, सेलेनियम और आयोडीन, और एक द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है ना। ब्रोमीन क्या है, एक द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, सोना व चांदी सबसे अधिक चमकदार धातुएं होती है और चांदी एक बहुत अच्छी परावर्तक धातु है। क्या है, एक परावर्तक धातु है। वह अपने पर पड़ने वाले लगभग 90% प्रकाश को परावर्तित कर देती है। इसका उपयोग दर्पण के पीछे की पतली धातु की तह बनाने में की जाती है। आपने देखे होंगे कि जब भी प्रकाश यदि दर्पण में पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वहाँ से परावर्तित हो जाती है। क्या सभी धातुएं और अधातुएं कठोर होती है? इसके बारे में देखते हैं कि धातुएं प्रायः कठोर तो होती है,
इन्हें काटना अत्यधिक कठिन होता है। कठोरता के इस गुण के कारण ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। लोहा बहुत कठोर धातु है, इसीलिए इनका उपयोग मकान, पुल, रेल लाइन, वाहन इत्यादि मशीन बनाने में की जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो लोहा होती है क्या होती है, बहुत मजबूत और कठोर होती है, इसलिए मकान, पुल, रेलगाड़ी के पटरी बनाने के लिए भी किया जाता है। दूसरी और देखें तो सोडियम और पोटेशियम धातुएं नरम होती है, इन्हें क्या किए जाते हैं, चाकू में आसानी से काटा जा सकता है। अधातुएं प्रायः कठोर नहीं होती, लेकिन हीरा को बात करें, कार्बन का एक रूप होता है जिसको बोलते हैं हीरा, प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर धातु होती है। क्या सभी धातुएं और अधातुएं तन्य होती है? इसके बारे में देखते हैं कि आपने प्रायः देखा होगा कि सल्फर के तार देखते हैं, किसी धातु का वह गुण जिसके कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं, है ना, तन्यता कहलाता है। और हमारे घरों में प्रयुक्त बिजली के बल्बों में टंगस्टन धातु का एक पतला तार जो कि तंतु के रूप में होता है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है। हम धातुओं के तार नहीं प्राप्त कर सके थे, किंतु आधुनिक तकनीक का उपयोग कर कार्बन के भी तंतु बनाए जाते हैं, है ना। आइए कुछ धातुओं और अधातुओं के कुछ गुणों के बारे में हम लोग देखते हैं कि ध्वनिता, कि उस धातु में ध्वनि पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सामान्यतः धातुएं जो है ध्वनिक होती हैं। आपने सभी शाला में धातु के घंटी की ध्वनि सुनी होगी, जिसको बोलते हैं ना स्कूलों में बेल बज गई करके, तो वो सामान्यतः जो है धातु की बनी होती है। यदि धातुओं पर प्रहार किया जाए तो वह क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। यही कारण है कि तांबा, लोहा आदि धातुएं क्या करती है, अपनी घंटी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। वाद्य यंत्रों जैसे सितार, गिटार, बेंजो आदि धातुओं के तार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। गलनांक देखें तो सामान्यतः सभी धातुओं का गलनांक उच्च होता है। लोहे का गलनांक कितना होता है, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 1535 सेंटीग्रेड। तथा तांबे का देखें तो 1083 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। धातुओं के गलनांक कम होते हैं, है ना। सल्फर का गलनांक 119 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आयोडीन का गलनांक 113 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो उसमें पहला आता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखते हैं। क्रियाकलाप 4 की हम बात करें तो 2 परख नली लेंगे, एक कांच की स्लाइड, एक चिमटी, मोमबत्ती, माचिस, नीला और लाल लिटमस पेपर, मैग्नीशियम और गंधक पानी, है ना। तो हम देखेंगे क्रियाकलाप 4 में कि 2 परख नली हम लोग लिए हैं, उसमें पहले में क्या करेंगे, मैग्नीशियम के तार और चिमटी से पकड़कर मोमबत्ती की सहायता से जलाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब यह अच्छी तरह जलने लगे तब इसके ऊपर एक परख नली उल्टी रखें, ताकि बनने वाली जो गैस होगी वो परख नली में एकत्रित हो जाएगी। जब यह तार पूरा जल जाए तो जले हुए टुकड़े की राख को भी उसी परख नली में डाल दें। परख नली में तुरंत ही थोड़ा सा पानी डालें और गैस व राख को क्या करें, घोल लें। परख नली के घोल की जांच लाल व नीले लिटमस पेपर से हम लोग अवलोकन करेंगे। यदि प्रयोग जो है गंधक के साथ भी करें तो गंधक को कांच की स्लाइड पर रखकर जलाएंगे, बनने वाली गैसें को परख नली में एकत्रित करेंगे और परख नली में पानी डालकर घोल दें तो बने विलयन की जांच हम लोग करेंगे। तो लाल और लिटमस पेपर के माध्यम से हम लोग पहचान पाएंगे कि मैग्नीशियम का दहन से प्राप्त जो गैस है उसका विलयन में लाल लिटमस पेपर और नीले लिटमस पेपर में क्या अम्लता और क्षारीयता के गुण दिखाई दिए।
और उसी प्रकार गंधक के दहन के प्राप्त गैस का विलयन भी देखेंगे। तो अधिकांश जो धातुएं होती है वो हवा के साथ ऑक्सीजन करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, और जो पानी के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है यह क्या होती है, क्षारीय होती है। तो इसी प्रकार मैग्नीशियम के दहन से प्राप्त गैस का विलयन को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं हम लोग। जल के साथ अभिक्रिया में क्या होती है, एक कांच का टब ले लेंगे और पानी और सोडियम और छन्ना पत्रक और चिमटी, तो उसको क्या करेंगे, कांच के एक टब की पानी से भर लेंगे। कांच की एक टब है जिसको हम लोग क्या करेंगे, पानी से भर लेंगे और मिट्टी के तेल में डूबे हुए सोडियम का एक छोटा टुकड़ा काट लीजिए और इस टुकड़े को छन्ना पत्रक की सहायता से सुखा लीजिए। अब इसे टब में डाल दीजिए। तो टब में डाले हुए सोडियम धातु का टुकड़ा क्या एक सुनाई देगा, उसका ध्वनि, धातु का टुकड़ा का सर्र करके आवाज़ आएगा, उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, पानी में घूमना शुरू कर देता है तथा उसमें आग लग जाती है। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसका समीकरण देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, समीकरण दिखाई दे रहा है, सोडियम प्लस 2H2O पानी मिला है, तो सोडियम के साथ क्या मिला है, पानी मिला है, और क्या हमें प्राप्त होगी, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस के रूप में निकली है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम तथा पानी के बीच जब अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और इस क्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अपने आसपास की अन्य धातुओं तांबा, मैग्नीशियम, लोहा, जिंक आदि को भी पानी में डालकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि पानी के साथ सोडियम की समान क्रिया करती है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ मंद अभिक्रिया करता है, परंतु गर्म जल या जल वाष्प के साथ क्या करती हैं, तेजी से अभिक्रिया करती हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनती हैं, है ना। तो मैग्नीशियम और जल को हम लोग क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो जिंक और लोहे की जल वाष्प के साथ अभिक्रिया बहुत मंद होती है। तांबा, सोना, चांदी आदि जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातुओं की जल से अभिक्रिया भिन्न भिन्न प्रकार से होती हैं। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। फास्फोरस को हवा के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए पानी में रखा जाता है। यदि इसे वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो वह जल उठता है और वायु की ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेता है। अब हम लोग अम्लों के साथ क्रिया देखें तो हम लोग जल के साथ देखे थे, अब अम्लों के साथ देखते हैं। अम्लों के साथ क्रिया देखते हैं क्रियाकलाप 6 में। आवश्यक सामग्री के रूप में इसमें लिए हैं हम लोग, क्या क्या लिए हैं, मैग्नीशियम, जिंक, तांबे के टुकड़े, तनु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, परखनलियाँ, माचिस, गर्म करने का साधन लिए हैं। और इसमें देख सकते हैं कि इन तीनों धातुओं को अलग अलग रखेंगे। परखनलियों में अलग अलग 3 परखनली लेंगे जिसमें मैग्नीशियम को अलग रखेंगे, जिंक के टुकड़े को अलग रखेंगे और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तीनों परखनली में अलग अलग रखेंगे। उसमें 1/4 तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे और यदि कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो परखनली के धीरे धीरे गर्म करेंगे। तो परखनली को जैसे ही गर्म करेंगे तो प्रत्येक परखनली में निकलने वाले जो गैस के समीप जलती हुई एक माचिस की तीली लेकर जाएंगे और परीक्षण करके देखेंगे कि मैग्नीशियम तथा जिंक वाली परखनली में निकलने वाली जो गैस होती है पॉप की ध्वनि आती है कि नहीं आती, ये हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं Mg मैग्नीशियम प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाए तो क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकली है ना, हाइड्रोजन गैस निकली जिससे वो ध्वनि कब पता चलती, जब हम माचिस लेकर के जाएंगे तो उस हाइड्रोजन से हमें एक ध्वनि सुनाई देगी। उसी प्रकार देखते हैं जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भी मिला करके देखें तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, वहाँ से निकल जाती है। और तांबे के टुकड़े हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तांबा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। और हम देख सकते हैं कि धातुओं से निर्मित बर्तनों का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं और इस जब
इस बर्तन में ऐसे भोज्य पदार्थ है जिनमें अम्ल उपस्थित हो, जैसे अचार, दही, खट्टे फल रख देते हैं, तब ये भोज्य पदार्थों में उपस्थित अम्ल बर्तन की धातु की क्रिया के कारण विषैले बन जाते हैं। इस कारण बोलते हैं ना कि अचार, दही, खट्टेपन वाले जो पदार्थ होते हैं उसको कोई धातु के ऐसे बर्तन में नहीं रखना चाहिए जिससे वो विषैले पदार्थ बन जाते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि अम्लीय अवयवों वाले इन पदार्थों को धातुओं के बर्तन में नहीं रखने का सलाह दी जाती है। धातु द्वारा विस्थापन देखें तो हम जानते हैं कि धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापन करती है। आइए हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 7। आवश्यक सामग्री इसमें लेंगे बीकर, 5 परखनली लेंगे और परखनली का स्टैंड भी लेंगे और उसमें पानी रखेंगे और कॉपर सल्फेट, लोहे के टुकड़े, जिंक के टुकड़े, मैग्नीशियम तार और एल्यूमिनियम इंजेक्ट शीशा की सील, इंजेक्शन शीशे की सील, तांबे का तार। अब चित्र में हम लोग देखेंगे कि यहाँ स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई दे रहे कॉपर का कॉपर सल्फेट का विलयन लिए गए हैं, लोहे का कील लिए हुए हैं और लोहे की कील सल्फेट का विलयन, तांबे की परत। हम लोग देखेंगे कि इस लवण के विलयन में धातु का विस्थापन किस प्रकार से होता है ना। तो एक 100 ml की बीकर और 50 ml पानी लीजिए, उसमें लगभग 5 ग्राम कॉपर सल्फेट डालकर उसे घोल दीजिए और स्वच्छ विलयन की बराबर मात्राएं 5 परखनलियों में डालकर इन्हें परखनली स्टैंड पर रखेंगे कि हम देखेंगे कि परखनली में क्रमशः लोहे के टुकड़े पर जिंक के टुकड़े, मैग्नीशियम का तार, एल्यूमिनियम का टुकड़ा, पांचों में अलग अलग रखेंगे। तांबे के तार का टुकड़ा तो 5 परखनली में रख दिए। तो उसके बाद देखेंगे कि परखनलियों को बिना हिलाए कुछ देर उसी प्रकार रहने दीजिए। अब हम अवलोकन करेंगे कि लोहा उसमें कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में क्या परिवर्तन हुआ और उसमें देखेंगे कि धातु पर तांबे पर परत जमी या नहीं, अन्य परिवर्तन क्या हुआ, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे लोहा है, विलयन का रंग जो है फीका पड़ जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका रंग जो है फीका पड़ गया। और एक में क्या हुआ, धातु के तांबे पर परत जमी या नहीं, तो परत उसमें क्या हुई, लोहे पर तांबे की परत जम गई, है ना। इस प्रकार से हम लोग अवलोकन कर सकते हैं। तांबे का स्थान दिया गया है, यहाँ पर तांबे के स्थान जो है स्वयं ले लेते हैं और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोहा, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और धातुएं तांबे से अधिक जो है सक्रिय होती है। इस क्रियाकलाप को कक्षा में हम लोग कर सकते हैं, एक सामूहिक कक्षा के रूप में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं उपरोक्त सारणी के अनुसार देखते हैं कि धातु अधिक क्रियाशील होती है और कौन सी कम होती है। यदि जिंक धातु लोहे को फेरस सल्फेट विलयन में विस्थापित कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि जिंक धातु लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। यदि लोहा, तांबा और कॉपर सल्फेट विलयन में विस्थापित कर देते हैं तो लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील है। चूँकि जिंक धातु लोहे से अधिक क्रियाशील है तथा अतः वह तांबे से भी अधिक क्रियाशील होती है। इसको हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सारणी 5.4 में दिखाई दे रहे हैं कि इसमें विलयन लिए हैं लोहा और जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तांबा। तो विलयन में कौन कौन सा, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। अब हम लोग बात करते हैं कि धातुओं की सक्रियता की एक श्रृंखला बनाई गई है। जो धातु सबसे ज़्यादा क्या है, अधिक सक्रिय है उसको हम लोग श्रृंखला में लिखे हैं। जैसे लिथियम के बाद हम लोग पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या है, सक्रियता के एक गुण को दर्शा रही हैं। तो धातु जितनी अधिक क्रियाशील होती है वह उतनी ही तीव्रता के साथ पानी और वायु में क्रिया करती है। और सोडियम क्या होती है, इतने अधिक क्रियाशील है। सोडियम का देखेंगे कि ये जो है बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है और पानी और वायु के साथ भी क्रिया कर लेती है ना। कैरोसिन में रखा जाए जबकि दूसरे छोर पर देखें सोना है जो लगभग निष्क्रिय है,
और पानी तथा वायु के साथ क्रिया नहीं करता है वह अम्ल से क्रिया नहीं करता है। उत्कृष्ट धातुएं क्या क्या होती है इसके बारे में देखें तो उत्कृष्ट धातु आप बता सकते हैं क्या आभूषण किन धातुओं से बने होते हैं। सक्रियता श्रेणी के आधार पर आप बता सकते हैं कि इन धातुओं का उपयोग हम आभूषण बनाने के लिए तो करते हैं, लेकिन आभूषण बनाने के लिए सोने का उपयोग ही क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। तो आभूषण बनाने के लिए सोने का उपयोग करने का कारण यही है कि वह निष्क्रियता को शो करती है। क्या होती है, वो निष्क्रिय रहती है, किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। चांदी, सोना और प्लेटिनम धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील होती है और ये वायु, जल, अम्ल और क्षारीय पदार्थ द्वारा प्रभावित नहीं होती है। इस प्रकार धातुओं को उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। उत्कृष्ट धातुओं की एक विशेषता यह भी है, क्या होती है, निष्क्रिय प्रकृति के कारण इनकी धात्विक चमक लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए सोने पर ज़्यादा समय तक जो है चमक रहती है। अब संक्षारण देखते हैं कि लोहे का कील या पाइप कुछ लंबे समय तक वायु पर खुले छोड़ देते हैं, वायु या जल पर, तो उसमें क्या होती है, जंग लगना चालू हो जाती है। जंग लगना चालू हो जाती है तो क्या होती है, इस प्रकार धातु की ऊपरी सतह पर उनके यौगिकों का संक्षारण कहलाता है। क्रियाकलाप 8 में हम लोग देख सकते हैं कि एक परख नली में हम लोग पानी लिए हैं, दूसरे में उबला पानी और तीसरे में कैल्शियम क्लोराइड लिए हैं। तो उसमें संक्षारण किसमें ज़्यादा होगी उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 3 परख नली लिए हैं, लोहे के कील और छीलन, निर्जल, कैल्शियम क्लोराइड, पानी। तो तीनों परख नली में देखते हैं लोहे की एक दो जंग रहित कीलें हम लोग तीनों परख नली में कील को जंग रहित लेते हैं, मतलब बिना जंग का लेते हैं। तो पहली परख नली में पानी डालते हैं, दूसरी परख नली में उबला पानी डालते हैं जो ऑक्सीजन रहित होती है, तीसरी में हम लोग डालते हैं थोड़ा सा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं। और तीनों परख नली को देखेंगे, मुंह रबड़ से कार्क में ऊपर से बंद कर दिए हैं, देख रहे हो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर कार्क से हम लोग क्या किए हैं, मुंह को बंद कर दिए हैं और इसमें पानी लिए हैं, इसमें उबला पानी लिए हैं और इस परख नली में कैल्शियम क्लोराइड लिए हैं। तीनों परख नली का मुंह को हम लोग बंद कर दिए। 2-3 दिन के बाद हम लोग परख नली का हम लोग अवलोकन करेंगे, देखेंगे कि परख नली की कीलों में किसमें हम लोग जंग लगी, इसका अवलोकन करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि बता सकते हैं कि जंग लगने की क्रिया किन किन कारणों से हो सकती है। तो देखेंगे कि जंग लगने का कारण क्या होती है, ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति आवश्यक रूप से होती है। तो यह संकेत मिलता है कि लोहे में जंग उसमें लग चुकी है। तो जंग के बचने के लिए इसे नम वायु से दूर रखना चाहिए, जैसे कि पेंट करना चाहिए, ग्रीस लगाना चाहिए, धातु में परत चढ़ानी चाहिए। ये सब करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जंग को, संक्षारण को रोक सकते हैं। अब देखते हैं मिश्र धातुओं का निर्माण कैसे करते हैं कि जब प्रायः शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता है और लोहे पर आसानी से जंग लग जाता है, इसलिए खाना पकाने और ऑपरेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं शुद्ध लोहे के नहीं बनाए जाते हैं। और इस तरह हमने देखा कि जो शुद्ध धातुएं कई बार ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है, इस धातुओं को और उपयोगी बनाने के लिए इसमें कुछ अन्य धातुएं या अधातुएं मिलाई जाती हैं। इस प्रकार बने मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु अधिक कठोर तथा जंग प्रतिरोधी होती है। इसमें हम लोग मिश्र धातु के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि स्टील है, इस्पात और स्टेनलेस स्टील, कांसा, पीतल, ड्यूटेरियम और जर्मन सिल्वर इत्यादि क्या है, मिश्र धातु हैं, जिससे क्या बनाई जाती है, अवयव और इसका उपयोग। जैसे कि हम लोग बात करें स्टील की अवयव क्या होती है, लोहा, कार्बन, इसका उपयोग हम लोग जहाज, पुल, रेल की पटरियाँ इत्यादि बनाने के लिए करते हैं। उसी प्रकार बाकी मिश्र धातु का भी उसी प्रकार से उपयोग होता है। धातुओं तथा धातुओं के उपयोग भी देख सकते हैं यहाँ पर, लोहे, सोने, चांदी का कौन कौन से उपयोग में हम लोग करते हैं।